SEC डिजास्टर मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम ही मैंने आपको बताया था, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है। जिनका अगर सेमेस्टर 1 में नहीं होगा वो अगर ले लीजिएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे पाओगे, और उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन, यानी जो भी आपदाएं आती है, तो प्राकृतिक आपदा भी आती है, तो उन आपदाओं से, उन घटनाओं से आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ कौन कौन सी डिजास्टर होती है वो भी आपको जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भूकंप के बारे में ये क्वेश्चन 100% रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर पर, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें, और इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से भी ऐड करेगा, कारणों तथा इसके परिणाम को भी बताए। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारण भी, परिणाम भी, और हो सकता है इसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर हम लोग कारण को देख लेते हैं, फिर परिणाम को देख लेंगे, उसके बाद फिर बचाव से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भूकंप को समझ लेते हैं कि भूकंप है क्या। भूकंप का शाब्दिक अर्थ भूमि का कंपन है। भूकंप जो नाम है, ये जो शब्द है, इसका जो अर्थ है उसे कहा जाता है भूमि का कंपन, जिसका मतलब है भूमि के भीतर होने वाला कंपन या फिर हलचल। भूमि मतलब जानते हो जमीन, और ज़मीन में अगर हलचल होती है, अचानक ज़मीन कांपने लगती है, तो उसी को ही भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा है वह बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। भूकंप जैसे ही कांपता है, अचानक हलचल होती है, तो जैसे ही कांपेगा तो अंदर में कहीं ना कहीं ऊर्जा मौजूद है, एनर्जी मौजूद है। वह एनर्जी बाहर में निकलना चाहेगी, क्योंकि कभी भी याद रखिएगा, जो भी चीज़ अनबैलेंस होती है ना वातावरण में, प्रकृति में, तो वह बैलेंस होना चाहती है। जैसे आप एक बर्तन में, यहाँ पर आप बर्तन में क्या कीजिएगा, पूरा पानी भर लीजिएगा। पूरा पानी भरने के बाद आप देखिएगा, यहाँ से आप एक कटोरी अगर पानी निकाल लेते हो तुरंत, तो फिर आसपास के जो भी पानी है वह तुरंत दौड़ आते हैं यहाँ पर पानी भरने के लिए, यानी हमेशा हर चीज़ में वह बैलेंस बनाना चाहते हैं। उसी तरीके से पृथ्वी में भी क्या होता है, जहाँ भी अगर प्लेटों में हलचल होती है, तो अगर प्लेट कंपन करती है इस तरीके से, शुरू में इस तरीके से था, तो नीचे वाला जो एनर्जी है, ठीक है, जिसको बोला जाता है आंतरिक ऊर्जा, वह बाहर निकलना चाहती है। समझ में आया ना, बैलेंस बनाने के लिए, और उसी को ही बोला जाता है भूकंपीय तरंग, जो बाहर निकलना चाहती है। भूकंपीय तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, और पृथ्वी की जो अवस्था उसमें परिवर्तन होने लगता है। पृथ्वी पहले ऐसे थी या फिर ऐसे थी, तो कहीं कहीं इस सीधा वाला आपका टेढ़ा हो जाएगा, या फिर ये वाला इस तरीके से हो जाएगा। मतलब इसकी जो अवस्था है, जिस तरीके से था उस तरीके से नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा। इस परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है। इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है, जो छोटे या विशाल दोनों रूप में हो सकता है। भूकंप बड़े पैमाने पर भी होती है, जैसे कि नेपाल के एरिया में भूकंप बहुत तेज़ी से होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त दुर्घटना होती है। लेकिन भारत में भी भूकंप आता है, लेकिन उतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त या फिर ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं मिलता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है, और जो भूकंप के तरंग है, इन तरंगों को, ठीक है, याद रखिएगा, भूकंप के तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसे रिक्टर पैमाना कहा जाता है। अभी हमने क्या देखा, भूकंप के तरंगों को सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, या ऐसा यंत्र है। जबकि भूकंप कितना तेज आया, कितना कम आया, इसकी तीव्रता को जांचने के लिए रिक्टर पैमाना का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका भूकंप के बारे में क्या है। अब समझते हैं, यहाँ पर मैंने हेडिंग यहाँ पर देना भूल गया, तो आप हेडिंग दे दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसके प्रभाव, मतलब इसके कारण, यानी भूकंप के कारण निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है या फिर वर्णन किया गया है, ये आप हेडिंग लिख दीजिएगा। समझ गए होंगे। अब देखिए एक एक करके सारे कारण। सटीक और अच्छा कारण है, आप इसे लंबा भी कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि, अब ये क्या है समझिए, इसको याद करना जरूरी है, नंबर मिलेंगे अच्छा खासा। पृथ्वी की सतह कई बड़े हिस्से यानी प्लेटों में बटी होती है। पृथ्वी की जो सतह है वह कई प्लेटों में बटी होती है। प्लेट समझते हो ना, जैसे कि आपको लगता है कि पृथ्वी इस तरीके से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ऊपरी परत कुछ अलग प्लेट है, फिर उसके नीचे कुछ अलग प्लेट है, फिर उसके नीचे कुछ अलग प्लेट है, फिर उसके नीचे अलग है। इस तरीके से अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है पृथ्वी। कोई प्लेट कमज़ोर है, नाजुक है, कोई प्लेट पथरीला जैसा है, कोई प्लेट मिट्टी के जैसा है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेटों में क्या है, ये बटा हुआ है पृथ्वी।
ये प्लेटें हर समय धीरे धीरे क्या होती है, हिलती रहती है। ये भी आपको जानना होगा, जो पृथ्वी की जो प्लेटें वो हिलती है, वाकई में हिलती है, आपको महसूस नहीं होगा लेकिन ये हिलती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती है तो या अलग हो जाती है टकराने के बाद, या फिर एक दूसरे के ऊपर खिसकती है, जिस कारण से बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा रिलीज होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ज्योग्राफी वाले के लिए तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि इसके बारे में जहाँ अगर हम बोले तो वो समझ जाएंगे ये होता क्या है। समझिए ध्यान से, जैसे कि पृथ्वी का ये एक प्लेट है, यहाँ से लेकर ये वाला, और ये इधर एक और ये इधर प्लेट है, ठीक है। अब ये हमेशा ये हिलती रहती है, अचानक किसी कारणवश ये बहुत तेज आपस में हिल गई या फिर टकरा गया तो क्या होता है, ये जो प्लेट है ना वह इसके ऊपर चला जाएगा इस टाइप से, और ये नीचे चला जाएगा इस टाइप से। तो ऊपर भी चली जाती है, ठीक है, या फिर नीचे भी चली जाती है आपस में जो प्लेट टकराते हैं, या फिर अलग भी हो जाते हैं इस तरीके से। अगर वो इस तरीके से चिपके हुए हैं तो वह अलग भी हो जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। समझिए कि ये दोनों अलग हो गए इस तरीके से टकराने के बाद, या फिर ऊपर भी इस तरीके से चढ़ जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ होता है। एनर्जी रिलीज़ होने के कारण क्या होता है, भूकंप आता है, ठीक है। ये भी रीज़न है, या ऊर्जा जब बाहर निकलती है तो भूकंप होता है, और यह भूकंप का सबसे सामान्य कारण है, यानी नॉर्मल कारण है, यानी अधिकतर इसी कारण से ही भूकंप आता है। इसलिए हमने सबसे पहले इस रीज़न को लिखा। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस नॉर्मली आपको लिखना है कि इसमें पृथ्वी की जो सतह है वह कई प्लेटों में बटी हुई है, और पृथ्वी की जो सतह है, जो प्लेटें हैं, वो क्या होती है, कहीं ना कहीं आपस में गतिविधि करती है, और उस गतिविधि के कारण आपस में यह टकराते हैं। और जब टकराते हैं तो कभी कभी प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। और इन घटनाओं के कारण क्या होता है, बहुत मात्रा में एनर्जी या फिर ऊर्जा रिलीज़ होता है, मुक्त होता है, या फिर ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है, जिस कारण से भूकंप का निर्माण ले लेता है। यही आपको लिख देना है, और यह एक सामान्य रीज़न है, कारण है भूकंप होने का। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा रीज़न, ज्वालामुखी गतिविधि। ये आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पहाड़ है, पहाड़ी इलाका में ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर नीचे बहुत सारा मैग्मा पिघला हुआ रहता है। मैग्मा किसे कहते हैं, एक ऐसा आग का लावा, ठीक है, जो गर्म होता है, पत्थर ही पिघला हुआ रहता है, वो आग का लावा रहता है। तो वो क्या करता है, वो गर्म चीज़ जो है ना वो हमेशा बाहर निकलना चाहेगी, तो वो बाहर निकलने के लिए ऐसा जगह ढूंढता है जहाँ पर पृथ्वी की जो परत है, सतह है, वो कमज़ोर हो, क्योंकि मजबूत जगह वह बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जहाँ भी पतला जगह रहता है, जैसे कि यहाँ रहा, तो ये धीरे धीरे बहकर जाएगा और यहाँ पर निकलना चाहेगा, और निकलने की प्रक्रिया में ब्लास्ट करता है। अब जब ये ब्लास्ट करता है तो कहीं ना कहीं प्लेटों पर असर होगा, और क्या करते हैं, इस तरीके से पृथ्वी की जो सतह है, वो प्लेट है, वो गतिविधि करते हैं और भूकंप आता है। यही आपको यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा गया है, जब ज्वालामुखी के अंदर लावा और गैसें जमा होकर बाहर निकलने का रास्ता बनाती है तो कंपन पैदा होता है। यह कंपन भूकंप का कारण बनता है। ऐसे भूकंप ज्वालामुखी के पास ज़्यादा महसूस होती है, और इन्हें ज्वालामुखीय भूकंप कहा जाता है। तो जहाँ पर ज्वालामुखी वाला एरिया है वहाँ पर तो ज़्यादा तेज़ कंपन होगा, लेकिन धीरे 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 इसकी कंपन बहुत कम हो जाएगी। तो इसके नज़दीक वाले क्षेत्र में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और इसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी भूकंप। तीसरा जो रीज़न है भूकंप का वो है भूस्खलन, भूमि धंसना। दोनों का मीनिंग एक ही है। भूस्खलन का मतलब होता है एक बड़ा सा पृथ्वी का भाग धंस गया, ठीक है, उसी को भूस्खलन बोला जाता है। तो कभी कभी भारी बारिश के कारण, बर्फ़ पिघलने या कमज़ोर मिट्टी के कारण पहाड़ों से बड़ी चट्टानों और मिट्टी खिसक जाती है। इससे पृथ्वी में हलचल होती है और भूकंप पैदा हो सकता है। यह भूकंप पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है। जैसे कि ये पहाड़ है, समझिए ध्यान से, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मिट्टी वाला पहाड़ है, और अचानक ये वाला हिस्सा क्या हुआ, धंस कर यहाँ चला गया, यहाँ पर। तो जिस कारण से भी कहीं ना कहीं भूकंप होती है। या फिर इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ा चट्टान है, तेज़ बारिश होने के कारण, हवा होने के कारण, तूफान होने के कारण ये क्या किया, तो पत्थर क्या होता है, खिसक जाता है, और खिसकने के दौरान कहीं ना कहीं वो पृथ्वी से बहुत तेज़ी से टकराती है, और इससे भी भूकंप होता है। यानी भूस्खलन का मतलब पृथ्वी का ही भाग, जो पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी वाले जो एरिया होता है, वहीं पर जो पहाड़ होते वक्त बहुत बड़े पैमाने पर खिसक जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी का एक भाग या पहाड़ का ही भाग, उसके कारण भी भूकंप आता है, ठीक है। और भूकंप पैदा हो सकता है, या भूकंप पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 4th नंबर, मानव जनजाति गतिविधियाँ। तो देखिए मानव जनजाति गतिविधियाँ कैसे भाई भूकंप ला सकता है। देखिए यहाँ पर इंसानों द्वारा की गई गतिविधियाँ, जैसे कि खनन। खनन का मतलब होता है कोई भी खनिज को गहराई तक खोदकर निकालने की प्रक्रिया, ठीक है। जैसे कि कोयले का खान, हम लोग जो खदान खोदते हैं उसको खनन बोला जाता है,
तो खनन, बड़े बांध बनाना, परमाणु परीक्षण या ज़मीन से पानी निकलना, ये सारा भी क्या है, एक भूकंप का कारण हो सकती है। ये भूकंप आमतौर पर छोटे होते हैं लेकिन कभी कभी नुकसान भी कर सकते हैं। देखिए, खनन जब होता है, जैसे कि ये पृथ्वी है, समझिए ध्यान से, और खनन किस प्रकार से होता है, इस तरीके से थोड़ी ना कि नीचे यहाँ पर इस तरीके से खनन करेंगे, ऐसे नहीं होता है। खनन कहने का मतलब है जहाँ खनिज आपका उपलब्ध है उसी तरीके से खनन होती है। जैसे कि कोयले की खदान आप देखे होंगे तो इस तरीके से पूरा एकदम गुफा के जैसा होता है और इस तरीके से अंदर में ही पूरा खोखले जैसा खोद देते हैं। अब बताइए यहाँ पर पृथ्वी धंसेगी कि नहीं। अब जब ये धंसेगी तो कहीं ना कहीं आपस में भी पृथ्वी कंपन होगी, तो इसके कारण भी भूकंप होता है। ये रीज़न हो गया। अब बांध वाला सिस्टम क्या है, जैसे कि एक नदी है, ठीक है, इस नदी को रोक कर बांध बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, बड़े पैमाने पर पानी यानी जल एक प्रेशराइज के तौर पर यानी प्रेशर में यहाँ पर जमा होता है, इनको रोका जाता है। अब इनको रोका जाता है एक नदी वाले पानी को। आप देख सकते हो कि नदी कितना बड़ा होता है। हम लोग अगर झारखंड वाले अगर नदी को देखेंगे, खास करके गंगा नदी, यमुना नदी, तो लगेगा कि ये समुंदर है यार। तो इतने बड़े एरिया वाले पानी को अगर रोक कर रखेंगे तो क्या होता है, ये पृथ्वी के अंदर में जो चट्टानें होती है, तो इस पानी के अंदर में भी चट्टानें होगी, समझ में आया ना, जो सतह होगा उस चट्टानों पर ये प्रेशर डालता है। जब इधर से इसको रास्ता नहीं मिलता है तो ये चारों तरफ प्रेशर डालता है, कहीं ना कहीं हमको निकलना है, क्योंकि नदी का काम ही है बहना, और उनके रुकावट अगर आप बनोगे तो ये रास्ता ढूंढेगी। और पत्थर को, ज़मीन के अंदर में जो पत्थर है, चट्टानें, बड़े बड़े चट्टान, बहुत बड़े बड़े, तो उन चट्टानों को यह प्रेशर डालता है और चट्टान जब हिलती है तो उस कारण से भी भूकंप उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बड़े बांध बनाना। परमाणु परीक्षण भी ज़मीन के अंदर में होता है या फिर जल में होता है, तो उस कारण से भी क्या होता है, पृथ्वी कंपन होती है। ये सारी गतिविधियां हैं जो मनुष्यों के द्वारा होती है और इसके कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, फॉल्ट लाइनों की गतिविधि। अब ये क्या है वो समझिए। देखिए, एक भी रीज़न आप इग्नोर मत कीजिएगा, सब याद कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर फॉल्ट लाइन यानी दरार जो होती है, पृथ्वी है, अब अचानक कहीं पर, ठीक है, इस तरीके से दरार रहती है, बहुत गहरा दरार, समझ रहे हो ना। इन दरारों के पास प्लेटों में तनाव बढ़ता है। जब यह तनाव अचानक टूटता है तो कंपन पैदा होती है और यह कंपन भूकंप के रूप में महसूस होता है। यानी कि छोटा सा दरार है, ये प्लेट है, ठीक है। अब ये अचानक क्या होता है, तनाव कहने का मतलब है सूखता है। समझिए कि लकड़ी जैसे अगर थोड़ा सा फटा हुआ अचानक वह सूख गया तो वह पूरे तरीके से टूट जाता है। उसी तरीके से पृथ्वी की प्लेटों में भी होती है। ये दरार है, अचानक सूख गया या कंपन होती रहती है तो क्या होता है, इसमें तनाव उत्पन्न होता है। तनाव का मतलब एक खिंचाव उसमें उत्पन्न होता है और इस कारण क्या होता है, ये कंपन करती है और इस कंपन से भूकंप महसूस होती है। तो ये रीज़न है। अब समझते हैं कि भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं। प्रभाव का मतलब भूकंप हो गया, अब भूकंप होने के बाद क्या परिणाम होते हैं, ठीक है, उसका क्या नुकसान होता है वो हम लोग देखेंगे। तो भौतिक प्रभाव सबसे पहले अगर देखा जाए तो इमारतों का गिरना और इसके अलावे पुलों का टूटना, सड़कों में दरारें उत्पन्न होना, माल या फिर जान की क्षति पहुंचना, ठीक है, ये सारा रीज़न आप इसमें लिख दीजिएगा अपने से बना के लंबा सा। भौतिक प्रभाव कहने का मतलब जो हम लोग देखते हैं भूकंप होते समय अपनी आंखों से, वो भौतिक प्रभाव में आएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक प्रभाव क्या होता है भूकंप से, तो भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गई, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ये सारे प्राकृतिक प्रभाव है। समझ में आया ना, भूकंप के टाइम में ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा देखते हैं सामाजिक प्रभाव क्या होता है। तो समाज में क्या होता है, जो भी लोग हैं उनके जान की हानि होती है, नुकसान होता है, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान भी होता है, लोगों का घर द्वार सब खत्म हो जाता है। इसके अलावा विस्थापन, यानी जो भूकंप वाला एरिया है, अगर आपका घर टूट जाएगा तो फिर आप दूसरी जगह बसने के लिए चले जाओगे, तो ये भी रीज़न है। तो ये सारे प्रभाव आप लिख दीजिएगा इसी तरीके से पॉइंट बनाकर। बाकी लास्ट में आप अपनी मर्जी से निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सतर्कता और भूकंप रोधी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, या फिर आप अपने से भी ऐड कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है।